स्वागत है आप सबका लिटिल थेस्पियन के द्वारा आयोजित रंग अड्डे में 27वां रंग अड्डा। जो लोग परिचित हैं इससे उन्हें थोड़ा सा माहौल आज अलग लगेगा, क्योंकि ये आज हो रहा है हावड़ा के विद्यार्थी मंच के सहयोग से। सबका स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है कि रंग अड्डा चलते चलते हाजरा से लेके हावड़ा तक पहुंच गया है। मीरा मैम की वजह से और मीरा मैम की वजह से रंग अड्डा ये शब्द जो है बंगाल में बड़ा ही चर्चित है और हम सब परिचित हैं इस शब्द से। बात आती जब रंग अड्डे की है, ये क्यों अलग है और क्यों जरूरी है। साहित्यिक प्रेमियों के लिए या सबके लिए भी जरूरी है और खास तौर से ये विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उमा मैम और अजहर सर की मुलाकात का नतीजा है, खूबसूरत नतीजा है ये रंग अड्डा। ये विशेष तौर से इसीलिए उमा मैम ने शुरू किया ताकि विद्यार्थियों को जोड़ा जा सके अपने साहित्य से, अपनी कला से, नाटकों से, क्योंकि नाटक देखने से पहले आपको नाटकों को जानना, पढ़ना, समझना, उन लेखकों के बारे में जानना भी अति आवश्यक होता है। तभी आप पूरी तरह से उन एक नाटक को समझ पाते हैं और उसके अंदर की सीख को ले पाते हैं। तो रंग अड्डा जो विभिन्न साहित्यकारों, नाटककारों का साहित्यिक परिचय, उन पे आलेख पाठ से लेकर उनकी कृतियों का अभिनयात्मक पाठ भी प्रस्तुत करता है। और इसका ये मैं आपको बता दूं कि ये 8 मई 2022 में शुरू हुआ था और 25वां रंग अड्डा हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया था। तो एक बार इस बात पे तालियां हो जाए। शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नाट्य साहित्य के संस्कार को जगाना और नाट्य कला के सभी अंगों से छात्रों को परिचित करवाना। जब दिखा सकते हो 25वें रंग अड्डे का पूरी डिटेल इसमें 1 से लेकर 25वें रंग अड्डे, ये 1 से लेकर पूरे 25 रंग अड्डे का डिटेल्स है इसमें। और बहुत धूमधाम से और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। बहुत सारे छात्र बाहर से लोग भी आए थे और कई तरह के वर्कशॉप्स की गई थी। तो आज के इस रंग अड्डे की पिचकारी से जो रंग निकलेंगे आप सबके सामने में प्रस्तुत है वैसे तो, लेकिन फिर भी निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। हिंदी नई चाल में ढल रही है। ये कोट सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा। आपकी मुस्कान चेहरे की बता रही है कि आप सब समझ गए हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। उन पर आलेख पाठ प्रस्तुत करेंगी नुपुर श्रीवास्तव। आप शालीमार हिंदी प्राइमरी स्कूल की सहायक शिक्षिका हैं और लेखन कार्य में सतत प्रयास करती रहती हैं। और आज की एकदम लेटेस्ट न्यूज ये है कि आज के रविवारीय वर्तमान पत्रिका में इनकी एक लघु कथा छपी है। नुपुर श्रीवास्तव। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में व्यंग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अक्सर आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है। इसके पूर्व काव्य शैली में ही रचनाएं प्राप्त हैं। एक प्रतिष्ठित तौर पर रचना का गद्यात्मक आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही माना जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत, कविता आदि
साहित्य के प्रचलित सभी विधाओं में समान अधिकार से लेखन किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज की विसंगतियों पर भी प्रहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को समाज का आधार इसलिए माना गया क्योंकि वे साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का एक सशक्त माध्यम मानते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल और कठिन थी। भारतेंदु जी ने महसूस किया कि नाटक जैसे लोकप्रिय और जनप्रिय माध्यम का प्रयोग करके ही वे अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सकते हैं। नाटक जो मंच पर अभिनय और संवाद के माध्यम से सीधे दर्शकों से जुड़ा होता है, समाज के विभिन्न वर्गों तक सुलभ और प्रभावी रूप से पहुंच सकता था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह युगांतकारी महत्व है कि उन्होंने अपने प्रदेश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पहचाना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस कालखंड में लिख रहे थे वह एक संक्रमण का दौर था, समाज में भी और साहित्य में भी। भारतीय समाज में एक केंद्रीकृत सत्ता के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। इस समय अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक दोहन का कार्य चरम सीमा पर था। अब मैं भारतेंदु के नाटकों में व्यंग्य के प्रयोग को एक साधारण से और संक्षिप्त तौर पर बताने के प्रयास करूंगी। भारतेंदु के नाटकों में व्यंग्य के प्रयोग को समझने से पूर्व यदि हम यह जान लें कि व्यंग्य क्या होता है तो समझना आसान होगा। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और आलोचना का प्रभाव होता है। साधारण शब्दों में कहे तो व्यंग्य अस्वीकार्य स्थिति का वैचारिक एवं अहिंसक विरोध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज में पैदा होने वाले तमाम अंतर विरोधों को पहचाना और विशेषतया नाटकों में उनको अभिव्यक्त किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन भारतीय नाटक साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारतेंदु की रचनाओं में व्यंग्य दृष्टिगोचर होते हैं। खासकर उनकी नाटकों में व्यंग्य का समावेश अधिकतर पाया गया है। सच कहे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में व्यंग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी रचनाओं में व्यंग्य समय की मांग थी। उनके नाटकों में सामाजिक विकृतियों पर, धार्मिक पाखंड पर, धर्म पोषित जाति पर, राजनीतिक विद्रूपताओं पर, सरकारी आर्थिक नीतियों पर व्यंग्य देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के प्रासंगिकता पर विचार करते हुए गिरीश रस्तोगी जी का कथन है, कबीर की तरह युग प्रवर्तक, फक्कड़, क्रांतिकारी और सजग आलोचक, प्रेमचंद की तरह यथार्थ को चित्रित करने वाले और निराला की तरह विराट, जीवंत, प्रखर और निर्भीक एवं ओजपूर्ण व्यक्तित्व संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार ही नहीं, वह आज की समकालीन विशेषज्ञों के लिए चुनौती बने हुए हैं और उनकी प्रासंगिकता निर्विवाद है। इस तरह से कई कथन उनके बारे में लिखे गए। मैंने कुछ कथनों को अपने इस आलेख में सम्मिलित किया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ जो बच्चों से लेकर बड़े सभी में जो है वह नाटक विख्यात है और मौखिक रूप से एकदम लोग बोल देते हैं। उन्हीं से थोड़ी सी वर्णन करते मैं बताना चाहती हूँ कि उनकी रचनाओं में, उनके नाटकों में व्यंग्य बहुत ज्यादा प्रधान रहा है। जैसे उनकी पहली नाटक जो बहुत ज्यादा विख्यात भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे तो उनकी पहली नाटक अलग है, परंतु अंधेर नगरी चौपट राजा एक ऐसी रचना है जो छोटे बच्चों के 5 क्लास में भी दिया गया है और बड़े लोगों के वर्णन में भी दिया हुआ है। ऐसे तो ये 6 अंकों का एक नाटक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा एक हास्य और व्यंग्य प्रधान नाटक है। यह कुल 6 अंकों का नाटक है जिसमें उन्होंने शासन की तानाशाही, अराजकता और अंधविश्वास को व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया है। वस्तुतः
भारतेंदु अपने आप को नवजागरण की चेतना से जोड़ते हैं तथा अपने समय की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करते हैं। भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक में भ्रष्टाचार के सभी रूपों पर व्यंग्य देखने को मिलता है। यह अपने आप में प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया नाटक है, जिसमें प्रतीकात्मक ढंग से भारतेंदु ने कभी चने वाले के माध्यम से, तो कभी चूरन वाले, तो कभी सब्जी फल बेचने वाले कुजड़ीन के माध्यम से तत्कालीन सत्ता के प्रतीक सेठ साहूकारों पर व्यंग्य किया है। वह लिखते भी हैं, चूरन अमले सबको सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल बचाकर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। इस तरह से वो व्यंग्य बहुत आसान से बहुत साधारण शब्दों में लिखते हैं। तो भारतेंदु जी के नाटक के बारे में गिरीश रस्तोगी ने कहा भी था, यह ऊपर से हास्य प्रधान दिखने वाला वस्तुतः तीखी व्यंग्यपूर्ण रचना है। भारतेंदु जी की दूसरी नाटक जो बहुत ज्यादा विख्यात भी है और लोगों के मुख में उनकी बहुत सारी पंक्तियां भी रहती है, वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के प्रथम अंक में ही उन्होंने एक योगी से गवाया है, अंग्रेज राज सुख साध सदे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साध सदे सब भारी, पर धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूनो दुख इस देत हाहारी। हा 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 हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो भारत दुर्दशा में उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह से होने वाली कुप्रवृत्तियों को भी संकेत किया। समाज में प्रचलित जन्म पत्री के आधार पर करने वाले कटु आलोचना किया उन्होंने लिखा, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं दो होन देत अब, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह ना ही होन देत अब, बालकपन में ब्याही प्रीति बलनाश कियो सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो, करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो, विधवा विवाह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार्यो। इस तरह से उनकी रचनाओं में व्यंग्य बहुत साधारण से दिखने मिलता है और सबको प्रभावित करता है। ऐसा लगता है कि मुख में एकदम स्मरण रह जाता है, याद नहीं करना पड़ता, याद हो जाता है। तो इस तरह से उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी आप लोगों के, बस निष्कर्ष पे आती हूँ। भारतेंदु के नाटक में अज्ञानी सत्ता व्यवस्था निशाने पर है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी इसके श्रेष्ठ उदाहरण भी हैं। अंधेर नगरी तो वस्तुतः अंध व्यवस्था का प्रतीक है। उपयुक्त पंक्तियों में भारतेंदु ने दिखाया भी है, जो हमने सुनाया, कि कैसे नगर में रहने वालों से बचना चाहिए, जहाँ भाजी और खाजे के मूल्य में कोई अंतर ना हो, क्योंकि ऐसी अंधेर नगरी और वहाँ के अदूरदर्शी राजा के राज में जनता की सुरक्षा और गरिमा को खतरा है। भारतेंदु ने भाग लिया था कि भारतीय जमींदार और रजवाड़े अपने हितों के लिए सत्ता के साथ जाएंगे और वही हुआ भी। प्रेमचंद तक आते आते स्पष्ट हो गया कि भारतीय संभ्रांत वर्ग दो हिस्सों में विभाजित हो चुका था। समाज में अंतर्विरोध स्पष्ट परिलक्षित होता दिखता है। अंग्रेजों ने जाति और धर्म के आधार पर स्पष्ट विभाजित भारतीय समाज व्यवस्था को पहचान लिया था। इस दरार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते भी गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में एकता बनाने के बजाय दूरियां बढ़ती गई। अंग्रेजी राज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए। भारतेंदु ने इन चीजों से भाषा उन्नति को बहुत महत्व दिया है, जो मैम ने भी कहा है, फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ। निज भाषा के विकास है सब विकास को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात से सहमत हूँ। अपनी हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए जितना प्रयास कर सके करती रहूंगी। अगर कोई त्रुटि लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।